हाय फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं दुनिया की या अगर बात करें भारत की, तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। और अगर बात करते हैं स्पेशली भारत की, तो भारत में जो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। अगर हम बात करें अप्रॉक्सीमेटली 3.5 करोड़ लोगों को तो इंडिया में साफ पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि इंडिया एक जो है डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो जो उसका जो वेस्ट वाटर है, जो भी फैक्ट्रीज होती हैं, जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि फार्मा हो गया, टेक्सटाइल हो गया या केमिकल इंडस्ट्री जो इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, तो उनसे टॉक्सिक वेस्ट बहुत ज़्यादा निकलता है। तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए ऑलरेडी यहाँ फैसिलिटीज़ हैं, सोर्सेस हैं, बट स्टिल उसके बावजूद भी जो 70% जो टॉक्सिक वेस्ट होता है इंडस्ट्रीज़ का, फैक्ट्रीज़ का, वो सीधे-सीधे नदियों में जा रहा है और उससे हमारी नदियाँ बहुत पॉल्यूटेड हो रही हैं। तो जैसा मैंने बोला कि 70% जो वेस्ट होता है इंडस्ट्री का या फैक्ट्रीज़ का, वो सीधे-सीधे रिवर में जा रहा है, यानी कि उस वाटर को ट्रीट करने की ज़रूरत है, यानी कि इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है। तो आज हम उस शेयर के बारे में बात करेंगे, उस कंपनी के बारे में बात करेंगे जो सोलर एनर्जी के सेक्टर में भी है और जो वाटर ट्रीटमेंट के सेक्टर में भी। इस कंपनी का नाम है टेलर मेड रिन्यूएबल्स लिमिटेड। अगर टेलर मेड रिन्यूएबल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करते हैं, तो ये 2010 में स्टार्ट हुई थी। इसके जो एमडी हैं वो है धर्मेंद्र शरद गौर। इन्होंने ये 2010 में इस कंपनी को स्टार्ट किया था और 2017 में मार्च में इसका आईपीओ आया था। आईपीओ के प्राइस की बात करते हैं तो ये 35 रुपीज पे आया था। इसका आईपीओ बीएससी एसएमई सेगमेंट में आया था। अगर वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो एलएनटी जो बहुत बड़ी कंपनी है वो भी इस सेक्टर में आती है। इसके बात करें तो थर्मेक्स जो 67,000 करोड़ की कंपनी, वो भी इस सेक्टर में आती है। और अगर बात करते हैं आयन एक्सचेंज, वो भी वाटर ट्रीटमेंट वाली कंपनी है जो भी इस सेक्टर में आती है। इसका मार्केट कैप है 9,500 करोड़ रुपीज। अगर टेलर मेड रिन्यूएबल्स लिमिटेड की बात करते हैं तो इस कंपनी का मार्केट कैप ओनली 600 करोड़ रुपीज है, यानी ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। यानी अगर हमने कैलकुलेटेड रिस्क लिया और ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो हमें अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है। लेकिन इसमें एंट्री करने से पहले हमें इस कंपनी के बारे में और जानना पड़ेगा, इस कंपनी के फाइनेंशियल देखने पड़ेंगे, तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंपनी में हम इन्वेस्ट करें या अभी में इसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ये माइक्रो कैप कंपनी में अगर अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है तो रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए इस कंपनी के बारे में जानते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो 598 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी करंट प्राइस की बात करते हैं तो 539 रुपीज़ है। हाई की बात करें तो 856 है और लो की बात करें तो 370 है। अपने हाई से काफ़ी नीचे चल रहा है, इसका रीज़न भी हम आपको आगे बताएंगे। अगर इस कंपनी की बात करते हैं तो मेनली ये क्या करता है, सोलर पैराबोलिक कंसंट्रेटिंग सिस्टम पे आधार इसकी टेक्नोलॉजी है, जिससे ये स्टीम को जनरेट करता है। और ये स्टीम जो होता है कुकिंग के लिए यूज़ की जा सकती है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज़ की जा सकती है। अगर इसके कुछ प्रोडक्ट की बात करते हैं तो सोलर बॉक्स कुकर होते हैं, इको चूल्हा होता है, बायोमास कुक स्टोव्स होते हैं। तो ये कंपनी बहुत से कुकिंग प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि सोलर बेस्ड होते हैं। और ये सब कहाँ पे यूज़ हो सकता है, ये सब हॉस्टल्स में यूज़ हो सकता है, कैंटीन्स में यूज़ हो सकता है, हॉस्पिटल्स में यूज़ हो सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि ये कंपनी जो इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर होता है उसको भी ट्रीट करती है। और ये इंडस्ट्रीज हो सकती है, फार्मा इंडस्ट्रीज हो सकती है, केमिकल इंडस्ट्रीज हो सकती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो सकती है, जिसमें से काफी टॉक्सिक वेस्ट बाहर निकलता है। तो ये कंपनी इन सेक्टर में काम करती है और इन कंपनी के हिसाब से ये अपने कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाती है और इनको कस्टमाइज सोल्यूशन देती है और काफी कम प्राइस पे भी ये ऐसे सोल्यूशन प्रोवाइड करती है इन सारी इंडस्ट्रीज को। अब चलिए इनके कस्टमर्स की बात करते हैं। तो इनके कस्टमर बहुत ज्यादा ही रेपुटेटेड कस्टमर्स हैं। चलिए इन कस्टमर्स को देख लेते हैं। तो इनके कस्टमर्स हैं इसरो, जिंदल पावर लिमिटेड, एएमआई ऑर्गेनिक्स, वर्धमान ग्रुप, एशियन पेंट, जीएसपी क्रॉप साइंस, टोरेंट फार्मा, बीएचईएल, टोयोटा इंडस्ट्रीज एंड केन इंडिया। यानी कि काफी रेपुटेटेड कस्टमर से इन्होंने टाइप किया हुआ है। नॉर्मली तो ये सारे कस्टमर डोमेस्टिक्स हैं, लेकिन अभी इन्होंने एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर दिया है। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये कंपनी 2010 से ही कार्यरत है। तो अगर बात करते हैं तो कंपनी पुरानी हो चुकी है, यानी 14 ईयर्स का तो एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है इस कंपनी को और 600 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर देख लेते हैं कि आखिर इन्होंने अपने इंपॉर्टेंट पैरामीटर में कैसे किया है। अगर बात करते हैं फर्स्ट पैरामीटर आरओए की, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो अगर 10 ईयर्स का डेटा देखते हैं तो 11% का रिटर्न दिया है। अगर बात करते हैं 5 ईयर्स में तो 12% का रिटर्न दिया है। और अगर बात करते हैं 3 ईयर्स की तो 22% का रिटर्न दिया है। और अगर बात करते हैं लेटेस्ट, यानी 53% का आरओई है इनका।
तो मेरे हिसाब से अगर हम किसी माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनी को चूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट 18 से 20% का तो उसका आरओई होना चाहिए। तो अगर 3 इयर्स का डेटा देखते हैं और अगर 5 इयर्स का डेटा देखते हैं तो हमारा जो आरओई का जो क्राइटेरिया पूरी तरह से फुलफिल होता है, यानी यहाँ पे आरओई के केस में हम इस कंपनी को फुल मार्क दे सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे पैरामीटर डेट टू इक्विटी की। अगर इसका डेट टू इक्विटी देखा जाए तो 0.11 है, यानी कि हमारे हिसाब से अगर 1 से नीचे होता है डेट टू इक्विटी तो हम उसको एक्सेप्टेबल मानते हैं, यानी उसको मानते हैं कि कंपनी ठीक कर रही है। लेकिन इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो काफी कम है, यानी 0.11 है। और अगर हम इसी डेट टू इक्विटी रेशियो को देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 20 से 24 तक, तो लगातार घटते हुए क्रम में आ रहा है, जो कि एक और पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि डेट टू इक्विटी में भी हम इस कंपनी को कंप्लीट फुल मार्क दे सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे पैरामीटर ईपीएस टाइम्स या प्रॉफिट टाइम्स को अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 14 से लेके फाइनेंशियल ईयर 24 तक हमारे पास डेटा है। अगर हम FY 14 की बात करते हैं तो 0% की इसमें प्रॉफिट है। अगर इसको हम 1 करोड़ का प्रॉफिट भी मान लेते हैं और मार्च 24 यानी FY 24 की बात करें तो 11 करोड़, यानी कि 1 करोड़ से 11 करोड़ को देखते हैं तो 11 टाइम्स उन्होंने कर दिया है 10 ईयर्स में, जो कि बहुत अच्छा माना जा सकता है। अगर इसके बाद अगर हम देखते हैं 18 में इन्होंने 1 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, यानी कि 6 इयर्स का भी अगर टाइम्स निकालते हैं, यानी कि FY 24 प्रॉफिट डिवाइडेड बाय FY 18 करते हैं तो भी 11 टाइम्स इन 6 ईयर, यानी कि बहुत अच्छा डेटा इन्होंने प्रोवाइड किया है 6 इयर्स में भी। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल 3 पैरामीटर्स, यानी कि आरओई की चाहे बात हो, चाहे डेट टू इक्विटी की बात हो और चाहे हमारी प्रॉफिट टाइम्स की बात हो, इन तीनों ही पैरामीटर में ये कंपनी ने फुल मार्क्स अर्जित किए हैं। अब चलिए इन कंपनी के हाफ ईयरली रिजल्ट देखिए। कुछ कंपनीज क्वार्टरली रिजल्ट करती है, उसके बाद ईयरली रिजल्ट्स उनके बनते हैं, और कुछ कंपनी ओनली हाफ ईयरली रिजल्ट ही अपने प्रकाशित करती है। तो ये कंपनी अपने हाफ ईयरली रिजल्ट को प्रेजेंट करती है। तो चलिए इस कंपनी हाफ ईयरली रिजल्ट देख लेते हैं और उसके बाद उनके ईयरली रिजल्ट को भी हम लोग एनालिसिस करते हैं। अगर सेल्स की बात की जाए तो मार्च 23 से मार्च 24 अगर देखते हैं तो 12 करोड़ से 21 करोड़ तक उनकी सेल्स हो गई, जो कि 75% का ग्रोथ है, जिसको हम एक्सेलेंट ग्रोथ बोला जा सकता है। लेकिन अगर सेम अगर दिसंबर 23 से हम मार्च 24 की बात करते हैं तो 26 करोड़ से 21 करोड़ यानी 19% की डिग्रोथ हो गई है, तो जिसको हम थोड़ा बैड बोला जा सकता है। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट YOY होता है। लेकिन स्टिल जो यहाँ पे हमने देखा है कि सितंबर 23 से मार्च 24 में जो डिग्रोथ आया है और वो उसके प्राइस करेक्शन में दिख भी रहा है, क्योंकि अगर हमने हाई प्राइस देखा तो अप्रॉक्सीमेटली 840 का उसका हाई प्राइस है और अभी जो है 539 रुपीज चल रहा है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि सेल्स तो रियली गुड है, क्योंकि मैं Y-on-Y को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। अब बात करते हैं अगर प्रॉफिट की, अगर मार्च 23 से मार्च 24 की बात की जाए तो 2 करोड़ से 3 करोड़ यानी 50% का प्रॉफिट दिखाया है, जो कि एक्सीलेंट बोला जा सकता है। लेकिन अब अगर बात करें सितंबर 23 से मार्च 24 की बात करते हैं तो 8 करोड़ से घट के 13 करोड़ हो गया है, जो कि 63% का डिग्रोथ है, जो कि काफी बैड बोला जा सकता है। इसी के चलते हमने प्राइस में करेक्शन भी देखा है। अब चलते हैं काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, यानी कि हम लोग ईयरली रिजल्ट को अगर कंपेयर करते हैं तो हम देख सकते हैं धीरे धीरे इनकी सेल्स में काफी अच्छी ग्रोथ है। अगर लास्ट 3 ईयर की बात करते हैं, अगर मार्च 21 में हम 1 करोड़ की सेल्स मान लेते हैं तो 500% का ग्रोथ दिखाया है उन्होंने मार्च 22 में। इसी तरीके से फाइनेंशियल ईयर 23 में 233% का ग्रोथ दिखाया है, 6 करोड़ से 20 करोड़ पहुंच चुके हैं। और अगर हम बात करते हैं FY 24 में इन्होंने 135% का ग्रोथ है, यानी कि 20 करोड़ से सीधे 47 करोड़ पहुंच चुके हैं। 135% का ग्रोथ ईयरली बहुत ज़्यादा अच्छा और एक्सीलेंट माना जा सकता है। अब अगर इनके प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो भी धीरे धीरे करके अगर दिखाए तो लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ता ही चला गया है, एक्सेप्ट ये कोरोना पीरियड। यहाँ पे अगर हम FY 22 में अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट मानते हैं तो 100% का ग्रोथ आया है FY 23 में। और अगर 2 करोड़ से सीधे जंप किया 11 करोड़ का प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 24 में, ये 450% की ग्रोथ दिखाई। तो यहाँ पे हमने देखा है जो मार्च 24 के जो हाफ ईयरली रिजल्ट दिखाए हैं वो इतने अच्छे नहीं आए कंटिन्यूस बेसिस पे, Y-on-Y तो वो भी काफी एक्सीलेंट आए हैं। अब अगर हम इनके ईयरली रिजल्ट हमने देखे तो काफी अच्छे इनके ईयरली रिजल्ट आए हैं। अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो 135% का ग्रोथ दिखाया, और अगर प्रॉफिट की बात करते हैं 2 करोड़ से सीधे 11 करोड़ पहुंच चुका है, 450% का ग्रोथ दिखाया, यानी कि FY अगर 24 देखा है तो काफी एक्सीलेंट आया है इस कंपनी का। अब अगर कंपनी के वैल्यूएशन की बात करते हैं तो इस कंपनी का पी जो 56 है और इंडस्ट्री पी की
बात करें तो 66 है, यानी कि 56 अगर पी की बात करें तो थोड़ा महंगा लगता है, लेकिन इंडस्ट्री पी से अभी भी कम चल रहा है। और जिस सेक्टर से ये आता है तो वहां पे पी हाई चलता है। प्लस ये एक माइक्रो कैप कंपनी, तो हमें पी पे बहुत ज्यादा भी ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें उस सेक्टर को देखना चाहिए कि उस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी कितनी ज्यादा है, मैनेजमेंट कैसा है और ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अब अगर पीजी की बात करते हैं तो 1.04 है, यानी कि ग्रोथ के हिसाब से कंपनी इतनी महंगी नहीं है। अब अगर इस कंपनी के मीडियम पी की बात करते हैं तो 65 है, करंट पी की बात करें तो 56 है, यानी कि अपने मीडियम पी से तो कम में ही चल रहा है। अगर ओवरऑल देखा है पी की बात करते हैं तो 56 का पी है, तो जो सस्ता नहीं लगता है, लेकिन इतनी छोटी कंपनी में हमें पी ज्यादा नहीं देखना चाहिए, जैसा कि मैं बोल चुका हूं। तो वहां पे हमें सेक्टर में ग्रोथ देखनी चाहिए, इस कंपनी की ग्रोथ देखनी चाहिए। आपको बड़ी कंपनी में अगर पी देखेंगे तो 50-60 का पी बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन जो कंपनी सेल्स में 135% का ग्रोथ दिखा रही है, प्रॉफिट में जिसने 450% का ग्रोथ दिखाया, 2 करोड़ से सीधे 111 करोड़ पहुंच चुका है, तो वहां पे हम इस कंपनी के पी को बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पी को हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं देना चाहिए। अगर हाँ 150, 200 या 500 का पी हो तो हम सोचते हुए, लेकिन 56-60 पी का इस ग्रोथ कंपनी के लिए बहुत ज्यादा हम नहीं मान सकते हैं। चलिए अब इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लेते हैं। इनके जो मैक्सिमम कस्टमर्स हैं वो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, तो उनका जो साइकिल है, डेटा डेज है, वो बहुत ज्यादा था पहले, लेकिन वो अभी इंप्रूव होके काफी कम हो गया। 395 से घट के 80 डेज हो चुका है, जिसको काफी पॉजिटिव माना जा सकता है। अगर वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट भी देखें तो 558 डेज से घट के 143 डेज हो चुकी है। अभी रिसेंटली इनको गवर्नमेंट ऑफ एपी से 273 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जो कि इस कंपनी के बहुत बड़ा माना जा सकता है। अब चलिए देखते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। अगर माइक्रो कैप कंपनी है, यानी 600 करोड़ की ओनली कंपनी है और रिसेंटली इसने बहुत तेजी दिखाई है, तो रिस्क तो यहाँ हो ही जाता है। अगर कुछ क्वार्टर के रिजल्ट या कुछ हाफ ईयरली के रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं तो हमको काफी अच्छा खासा लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो माइक्रो कैप कंपनी में अपॉर्चुनिटी जितनी ज्यादा होती है, रिस्क भी उतना ही होता है, तो आपको अपने रिस्क के हिसाब से ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर बात करें इस कंपनी में, ये लॉट वाले हैं, यानी कि जो भी छोटी कंपनीज होती है, माइक्रो कैप कंपनीज होती है, मैक्सिमम उसमें लॉट में इन्वेस्टमेंट होता है। यानी कि अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम 200 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, जिसकी वैल्यू अगर अभी का प्राइस देखा है तो अप्रोक्सीमेटली 1,07,000 हो जाती है। यानी कि अगर हम कोई नॉर्मल स्टॉक खरीदते हैं तो हमने अगर 50,000 का स्टॉक खरीदा, फिर वो नीचे चला गया तो हम उसमें 10,000 रुपए और डाल सकते हैं, फिर नीचे चला गया तो 10,000 और डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सीधे इन्वेस्टमेंट हमको 1,07,000 का करना है, यानी 200 मिनिमम क्वांटिटी है इसकी। और अगर उसके बाद अगर मान लेते हैं 5 to 10% चला गया और हमको खरीदना है, तो हमको इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ेगा। अब आता है इंपॉर्टेंट थिंग, माई पर्सनल ओपिनियन। देखिए मैं यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहूँ कि मैं इसमें ऑलरेडी 487 रुपीज पे इन्वेस्ट कर चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले मैंने इन्वेस्ट कर लिया उसके बाद मैं वीडियो बना देने लग जा रहा हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि पहले मैं वीडियो बनाता हूँ उसके बाद इन्वेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे अगर जैसे बात करते हैं कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम की, जिसमें मैंने वीडियो पहले बनाया था और बाद में इन्वेस्टमेंट किया था। बट कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं पहले इन्वेस्ट कर लूं और बाद में वीडियो बनाऊं, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए भी थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं तो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट आप जो करेंगे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और अपना रिस्क देख के करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो वो आपका होगा और अगर लॉस होगा तो वो भी आपका होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता तो उसको लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।